हरियाणा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। विनेश और बजरंग आज कांग्रेस में शामिल होंगे। विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बजरंग पुनिया को लेकर जानकारी ये है कि वो हरियाणा में प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। बादली एमएलए के लिए टिकट से खतरा फिलहाल चल चुका है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि बजरंग पुनिया बादली से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी वहां से उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन अब जानकारी निकलकर जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जबकि विनेश फोगाट चुनावी मैदान में आपको दिख सकती हैं। और आधिकारिक तौर पर ये दोनों ही आज पार्टी को ज्वाइन करेंगे, यानी कि कांग्रेस में शामिल होंगे। और अगर बादली सीट की बात की जाए तो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके लिए फिलहाल यहाँ से खतरा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर के आने के बाद कुलदीप वंश के लिए खतरा टला और बादली से बजरंग के लड़ने की अटकलें थीं, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके हिसाब से बजरंग पुनिया सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे, कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार बढ़ा। हरियाणा के लिए पहली लिस्ट पर आज मंथन। शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होने वाली है। कल सब कमेटी की बैठक हुई थी, विचार किया गया था, सांसदों से उम्मीदवारों पर राय ली गई थी और आपसे गठबंधन पर फिलहाल फैसला नहीं। जिस गठबंधन को लेकर लगातार विचार किया जा रहा था, लेकिन अब देखिए जानकारी ये है कि आपसे गठबंधन पर फिलहाल फैसला नहीं, लेकिन हरियाणा के लिए पहली लिस्ट पर आज मंथन एक बार फिर से दिखाई देगा। शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होने वाली है। इससे पहले कल सब कमेटी की बैठक हुई थी और आपको बताएं कि सांसदों से उम्मीदवारों पर राय ली गई थी और आपसे गठबंधन पर जो चर्चा लगातार चल रही थी, बातचीत हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, उस पर अपडेट यह है कि अभी गठबंधन पर कोई फैसला नहीं है, लेकिन आज सीईसी की बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दे। हरियाणा बीजेपी में नेताओं के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं और पहली लिस्ट जारी होने के बाद नाराजगी दिखने लगी है। रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा आपको बताएं, रणजीत का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो चुका है। लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। करण देव कंबोज की बात की जाए तो बीजेपी से इस्तीफा उनका भी हो चुका है। ये तमाम बड़े नाम जिनका टिकट कटा, जिनको टिकट नहीं दिया गया, पार्टी ने जब उन्हें मौका नहीं दिया तो अगला कदम उनका क्या रहा, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दर्शन गिरी महाराज ने भी इस्तीफा दे दिया है। आदित्य चौटाला की बात की जाए, शमशेर गिल ने बीजेपी छोड़ दी है। आदित्य चौटाला, शमशेर गिल जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और बीजेपी ने हरियाणा के लिए पहली लिस्ट जारी की। अब हुआ ये कि टिकट बढ़ते ही पार्टी में विकेट भी गिरने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा विकेट अब तक गिर चुके हैं। पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी दिखाई दे रही है। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने। आंखों में आंसू और रुमाल से उस आंसू को पोंछती बीजेपी की नेता कविता जैन। कविता जैन सोनीपत से 2 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो भावुक होने के साथ ही गुस्सा फूट पड़ा। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी। कविता जैन की जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मैदान को बीजेपी ने टिकट दिया है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते हैं। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है। कविता पिछली बार 2019 में चुनाव हार गई थी। उससे पहले वो 2 बार इस सीट से जीत चुकी हैं। कविता के समर्थन में पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे की घोषणा कर दी।
रतिया सीट से विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी से नाता तोड़ लिया है। रतिया से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिस वजह से लक्ष्मण नापा नप गए हैं। नाराजगी तो है, अगर टिकट कटेगी सीटिंग विधायक की जिसने इतने काम किए हैं और लगातार समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया है, सरकार में काम किया है, तो टिकट कटेगी तो है कि नाराजगी तो होगी। सभी हमारे नेता जितने मेरे साथ आ रहे हैं मौजूद आदमी रतिया विधानसभा के, सब हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल 2019 में सांसद बनी थी। इस बार लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिला था। उधर लोकसभा का टिकट पाकर हार चुके रणजीत चौटाला को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। माना जा रहा है कि रनिया सीट से रणजीत चौटाला निर्दलीय ही चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वैसे भी 2019 में रणजीत चौटाला निर्दलीय ही जीते थे। जो फैसला करेंगे बरकत का फैसला कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मैंने कैबिनेट से सब बात जीरो हो गया, अभी फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पिछली बातें तो सब जीरो। चौटाला ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। हिसार से सावित्री जिंदल ने भी टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक मेरा कोई पार्टी का कोई डिसाइड नहीं है कि कहां से और कैसे लड़ूंगी, क्योंकि मेरी जनता, मेरे जो लोग हैं, हिसार परिवार, उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी से भी बात अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कोई ऑफर मिलेगा या कुछ होगा तो आप लोगों के सामने आ जाएगी बात। बीजेपी किसान मोर्चा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट करके निशाना साधा है। बीजेपी में जो इस्तीफे हो रहे हैं अभी तो और होंगे, भगदड़ मच गई है, बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं। अभी तो और होंगे। तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी ने गुरुवार की रात 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जिनको नहीं मिला वो बागी हो रहे हैं और जिनको पार्टी ने टिकट दिया है वो उम्मीदवारी का जश्न मना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 1-2 दिन बागियों के रुख को लेकर वेट करेगी, उसके बाद मनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें संघ की भी मदद ली जाएगी। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आज घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। अमित शाह जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र जारी करेंगे और आज से 2 दिनों के जम्मू दौरे पर वो होंगे। आज आरएसएस बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल अमित शाह की जम्मू में चुनावी सभा है। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही देखिए वहां पर प्रचार बीजेपी का शुरू हो जाएगा और आज से 2 दिनों का जम्मू का दौरा अमित शाह का। कल अमित शाह जम्मू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले घोषणा पत्र, जो बीजेपी का विजन है, विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी बीजेपी जम्मू कश्मीर में। और देखना होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी का नजरिया है। आज आरएसएस बीजेपी नेताओं से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। कल अमित शाह को जम्मू में चुनावी सभा संबोधित करने के लिए, उसके लिए भी प्लानिंग की गई है। और आपको बताएं कि अमित शाह जम्मू में जारी करेंगे घोषणा पत्र। बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, आज से 2 दिनों का उनका जम्मू का दौरा है और आज वो मीटिंग करेंगे, आरएसएस बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले घोषणा पत्र बीजेपी जारी करेगी, जिसका इंतजार है। अमित शाह जम्मू में जारी करेंगे घोषणा पत्र, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से 2 दिनों का जम्मू का उनका दौरा है। अब अगली बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में सरेआम महिला के साथ रेप होता रहा और लोग बचाने की जगह वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। मध्य प्रदेश में कानून का शासन नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया है। लोग बचाने की जगह पर उसका वीडियो बनाते रहे और पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर उज्जैन से। एमपी में कानून का शासन नहीं है, कांग्रेस ने ये आरोप लगाते हुए हमला बीजेपी पर किया।
कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अगली बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां कोलकाता कांड के बाद आए बिल को लेकर बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल को रोक दिया है। गवर्नर ने ममता सरकार से बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, ये सवाल राज्यपाल की तरफ से पूछा गया है सरकार से। तो इस बिल पर राज्यपाल की तरफ से रोक लगा दिया गया है और आपको बताएं कि राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है, कुछ सवाल भी पूछे, जिसमें बहुत ही सीधे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने पूछा है कि टेक्निकल जो रिपोर्ट थी वो मुझे क्यों नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल पर रोक लगा दी है। गवर्नर ने ममता सरकार से बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। आपको बताएं कि इस बिल का समर्थन बीजेपी ने भी किया था, लेकिन अब देखिए इसमें नया मोड़ ये आ चुका है कि राज्यपाल की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। कोलकाता कांड के बाद इस बिल की लगातार चर्चा हो रही थी और इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल ने अपराजिता बिल पर रोक लगा दी है। गवर्नर ने ममता सरकार से बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। सवाल पूछा है कि मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, डॉक्टर रेप मर्डर केस के आरोपी की पेशी आज होने वाली है। आज कोर्ट में पेशी होगी। संजय राय की पेशी आज होने वाली है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और इसके बाद आज पेशी होगी। संजय से लगातार पूछताछ कर रही है सीबीआई। संजय का हो चुका है पॉलीग्राफ टेस्ट और अभी तक सीबीआई की टीम खाली हाथ है, लेकिन आज देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, जिसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। संजय से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक कुछ भी पुख्ता हाथ नहीं लगा है। संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है और सीबीआई की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है। हाथ सीबीआई के कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। देखना होगा कि कोर्ट का रुख इस पर क्या रहता है। वहीं संदीप घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार से ये जुड़ा हुआ मामला है। घोष ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की और भ्रष्टाचार के मामले में घोष की गिरफ्तारी हुई थी। तो आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये मामला है और आपको बताएं कि घोष ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। संदीप घोष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को घोष ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही पक्षकार बनाने की मांग भी की है और ये पूरा जो मामला है आरजीकर हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें ये बहुत अहम गिरफ्तारी हुई थी। और कोलकाता से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कोलकाता में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, विश्व भारती के स्टूडेंट की मौत हुई है। पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर किया और वाराणसी की रहने वाली थी छात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोलकाता से, जहां पर छात्रा की मौत हो गई है। विश्व भारती की विद्यार्थी थी जिसकी मौत हुई है और पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी की रहने वाली छात्रा थी। इस मामले में और जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन जांच की जा रही है कि आखिर छात्रा की मौत कैसे हुई है। विश्व भारती की स्टूडेंट थी जिसकी मौत हो गई है। पुलिस की तरफ से जो अब तक जांच की गई है, जो पड़ताल हुई है, उसके हिसाब से छात्रा ने खुदकुशी की है। इधर खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अपराधी के एनकाउंटर में भी जाति का कनेक्शन खोज लिया गया है। सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी आरोपी एनकाउंटर में मारा गया, तो अखिलेश यादव ने जाति का एंगल खोज लिया और लंबा चौड़ा पोस्ट करके सरकार पर सवाल भी उठा दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खेत में एक बाइक गिरी हुई, पास में एक पिट्ठू बैग,
और पुलिस की टीम ने पॉइंट 0 को घेर रखा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी मंगेश यादव को मार गिराया। इस अपराधी के मारे जाने पर उत्तर प्रदेश का विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजनीति हो रही है, उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले इस कुख्यात बदमाश के क्राइम कांड देखिए। 28 अगस्त की तस्वीर है। मंगेश यादव अपने 4 और साथी गुंडों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर सुल्तानपुर के मशहूर ज्वेलर्स की दुकान में घुसता है। बंदूक की नोक पर लाखों के गहने लूटकर बैग में भरता है। और फिर 2 बाइक पर सवार होकर सबके सब भाग निकलते हैं। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में लूट की पूरी घटना कैद है। इस कांड के बाद पुलिस इस मंगेश यादव नाम के अपराधी को बेसब्री से खोज रही थी। 2 दिन पहले इनकाउंटर में इसके 3 साथी पकड़े गए। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि जौनपुर का रहने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव फिर से नई वारदात की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके घेराबंदी की और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें ये मारा गया। ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल है, सिपाही घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है। मंगेश यादव नाम के अपराधी के मारे जाने के बाद अब इस पर राजनीति की शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव ने बयान दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली इनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। इसके आगे भी अखिलेश यादव ने इनामी अपराधी के इनकाउंटर को जाति से जोड़ते हुए काफी कुछ लिखा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जाति देखकर अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है। मरा कौन? सिर्फ यादव? और लोग क्यों नहीं मरे? देखिए, ये जातिवादी सरकार है और नफरत कर रही है विपक्ष की पार्टी से। कल जब भी परिदृश्य बदलेगा तो हो सकता है कुछ और परिणाम आए। विद्वेष की भावना सबके अंदर रहती है, ये प्राकृतिक है। तो आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी कुछ ऐसी हरकत कर दे, तब कैसा महसूस होगा शायद समय बता देगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अपराधी की जाति देखना अखिलेश का काम है, बीजेपी की सरकार जाति नहीं देखती। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं। जातिगत एजेंडा उन्हें तय करना, जातिगत समाज में टकराव उन्हें पैदा करना। हमारी सरकार ने जो लोग अपराधी हैं वो किसी जाति मत संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ डकैती डालने गई थी, उस गिरोह में वो था न। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तो पुलिस माला लेके पहिरावे कि पुलिस गोली चलावे। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है, उसको मार दिया जाएगा, तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। कोई जानकारी हुई होगी? आप उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि जाति चीन करके हो रहा है, तो गोली जाति चीन के चलती है। पिछले कई दिन से कभी बुलडोजर तो कभी डीएनए के मुद्दे पर अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग चल रही है और अब इनकाउंटर ने इस जंग को आगे बढ़ाया है। और क्या घर वापसी की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अपर्णा यादव दिल्ली में है। बड़ी खबर आपको दे दे, बीजेपी नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी से वो नाराज हैं। ये बड़ी जानकारी, अपर्णा यादव दिल्ली में है, पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी। और इसीलिए ये सवाल कि क्या उनकी घर वापसी हो सकती है, नाराजगी उनकी बताई जा रही है और इसी वजह से वो दिल्ली पहुंची हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बागी मूड में दिखाई दे रही हैं। यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से वो नाराज लगातार बताई जा रही हैं और दिल्ली में डेरा उन्होंने डाला हुआ है। उनकी एक तस्वीर शिवपाल यादव के साथ वायरल है, जिसके बाद चर्चा गर्म है कि आखिर क्या वो घर वापसी की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बाद यूपी की सियासत में कानाफूसी होने लगी है कि क्या अपर्णा यादव
घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद अपर्णा ने रिश्ते में लगने वाले अपने ससुर शिवपाल यादव से मुलाकात की। दो दिन पहले 3 सितंबर को ही अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद खबर आई थी कि वो इस जिम्मेदारी से खुश नहीं है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे से काम कर रही हैं। हमारी सरकार ने उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष का नाते दायित्व दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी काम देती है हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और मेरी अपेक्षा है कि अपर्णा भी जो दायित्व सरकार की ओर से उन्हें मिला है पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर 3 सितंबर को महिला आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली। विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक अपर्णा यादव के नाम पर राजनीतिक हो हल्ला होता रहा। कभी विधान परिषद को लेकर के चर्चा हुई तो कभी राज्यसभा को लेकर के भी चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा कभी भी पॉलिटिकल और मीडिया गॉसिप से आगे नहीं बढ़ सकी। हो सकता है 2.5 साल में अपर्णा का सब्र जवाब दे गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि अपर्णा को यह लग रहा हो कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने वापसी की है उसके हिसाब से भविष्य अपने पुराने घर में ही बेहतर है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। 2017 के चुनाव में अपर्णा को लखनऊ की सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन हार गई। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि उन्होंने कभी परिवार में अखिलेश यादव या डिंपल यादव के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। पिछले साल अपर्णा यादव को दी गई सुरक्षा भी कम कर दी गई थी। और चलिए अब आपको यूपी से एक और बड़ी खबर दे दें। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को सुनवाई है। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई होगी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 69,000 आरक्षण विवाद को लेकर कल प्रदर्शन का चौथा दिन रहा। चौथे ओबीसी नेता के घर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर छात्रों से मिले, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। चार दिन और 4 तस्वीर, चारों प्रदर्शन के लिए जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है। केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन का जो सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ वो अनुप्रिया पटेल के घर से होते हुए पहले भूपेंद्र चौधरी के घर पहुंचा और फिर गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर के घर तक पहुंच गया। लखनऊ का ये नजारा एसबीएसपी के अध्यक्ष और सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर का है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आज ठिकाना इन्हीं मंत्री महोदय का घर बना। ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ी जाति से आते हैं और प्रदेश में पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, इसीलिए ओबीसी अभ्यर्थियों ने चौथे दिन इन्हीं के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं, तो उनके हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज। राजभर भी पीछे नहीं रहे, बाकायदा ट्रेडमार्क ड्रेस में अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी, अपनी बात भी कही। हम आपके साथ हैं, हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का, 5 लोगों को हम ले चलेंगे, तो हम प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में होता था भाई हम नियुक्ति पत्र बांट देते मरते। बात आपने ये भी कही है कि कुछ राजनीतिक दल जो है इनको प्रेरित कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो जान ही रहे हैं कि ऐसे लोगों में ऐसे समय पे लोग हवा देते हैं और उन लोगों को चाहिए कि इनको कैसे न्याय मिले। अरे विरोधी पार्टी वाले हैं और कौन, अरे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं और कौन लोग हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिन 69,000 शिक्षकों की 2020 में भर्ती हुई उनमें से 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। ओबीसी अभ्यर्थी मंत्री के भरोसे से अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं।
हम लोग जो है इस आश्वासन से जो है जब तक हमारा जो है कुछ धरातल पर नहीं दिखता अभी राजभर के आश्वासन नहीं संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो तब हम लोग होंगे जब न्याय मिलेगा। अपनी क्षमताएं पहले लिमिटेड कर दी है सारी नेताओं ने। जिसके भी यहाँ हम जाते हैं आपके सामने कैमरे के सामने भी वो ये कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है। अगर वो नेता की तरह सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि मिलवाएंगे। लगातार हमारा घेराव चलता रहा है और चलता रहेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे समाज से आते हैं। संदीप सिंह जी हैं, स्वतंत्र देव जी हैं, सबका आवाज घेरा होगा। शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये विवाद कई महीनों से चला आ रहा है। पिछले महीने हाईकोर्ट ने सरकार से नई मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था, जिसके लिए 3 महीने का वक्त दिया। हालांकि अभ्यर्थी लगातार सत्ताधारी दल के पिछड़े नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन कर दबाव बना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। रात में एक बच्चे पर फिर से घातक हमला भेड़िए ने किया है और 8 साल के बच्चे पर भेड़िए का हमला हुआ है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वन विभाग की टीम भेड़िए की तलाश लगातार कर रही है, लेकिन देखिए इस बीच एक और खबर कि बच्चे पर हमला भेड़िए ने कर दिया। 8 साल के बच्चे पर भेड़िए का हमला हुआ है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वन विभाग की टीम का कहना है कि लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन देखिए घात लगाकर भेड़िया आता है, बच्चों पर हमला करता है और फिर गायब हो जाता है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वन विभाग की टीम की तरफ से जानकारी दी गई है कि भेड़िए की तलाश हो रही है। घात लगाकर रात के अंधेरे में भेड़िया 8 साल के बच्चे पर हमला करता है और फिर फरार हो जाता है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए बच्चे पर भेड़िए ने अटैक किया। बच्चे के चेहरे पर चोट आई है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वन विभाग की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां दिल्ली के गोविंदपुरी में सनसनीखेज वारदात। बदमाशों ने आइसक्रीम बेचने वाले को गोली मारी है। फायरिंग में आइसक्रीम वाला गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है और फायरिंग के बाद बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में ये फायरिंग की गई है। आपको बताएं कि गोविंदपुरी इलाके में ये वारदात, जिसमें एक आइसक्रीम वाले पर फायरिंग की गई, गंभीर रूप से वो जख्मी है, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। बाइक सवार 2 बदमाश फरार हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है, तलाश हो रही है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। दिल्ली के गोविंदपुरी में सनसनीखेज वारदात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बदमाशों ने आइसक्रीम बेचने वाले को गोली मारी है। फायरिंग के बाद दोनों बाइक सवार फरार हो गए। आइसक्रीम बेचने वाला गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के मलाड ईस्ट में बड़ा हादसा हो गया, जहां 20वीं मंजिल से गिरे 6 मजदूर और 3 मजदूरों की मौत की खबर है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। निर्माणाधीन नवजीवन बिल्डिंग में काम चल रहा था। कॉन्ट्रैक्टर साइट सुपरवाइजर समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 6 मजदूर गिरे और देखिए इसमें से 3 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है। 3 की हालत गंभीर है। निर्माणाधीन नवजीवन बिल्डिंग में काम कर रहे थे मजदूर और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गए। और यूपी के बरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां सब्जी मंडी में भीषण आग लगने की खबर है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आई कई दुकानें जो कि जलकर खाक हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं है। डेला पीर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सब्जी मंडी में यह हादसा हुआ, जहां पर अचानक आग लगी और इसके बाद देखिए विकराल रूप आग ने पकड़ लिया। कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग पर काबू पाया जा चुका है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि ये आग कैसे लगी है इसकी जानकारी अब तक नहीं है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। डेला पीर इलाका है ये, जहां पर सब्जी मंडी है और यहीं पर ये आग की घटना हुई, जिसमें कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। भारी नुकसान हुआ है इस घटना में। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इजरायल हमास जंग पर अमेरिका का बयान सामने आया है, जहां इजरायल और हमास युद्ध विराम समझौते पर 90% सहमत की बात कही गई है।
इजरायल और हमास से बातचीत जारी है, अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया गया है। इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते पर 90% सहमति की बात अमेरिका ने कही है और अमेरिका का बयान यह है कि इजरायल और हमास के बीच बातचीत जारी है। 90% तक सहमति बन चुकी है, समझौते पर 90% सहमति बन चुकी है। अमेरिका का यह बयान आपको बता रहे हैं। इजरायल हमास जंग पर अमेरिका का यह बहुत अहम बयान। इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते पर 90% सहमति की बात अमेरिका की तरफ से कही गई।